44AE, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में हो, कोई भी एसएससी हो, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीआई, हर एसएससी आ गया इसमें, ठीक है, ऑल एसएससी। अगर आप ट्रांसपोर्टर हो, मींस फ्लाइंग हायरिंग के बिजनेस में हो और आपके पास में मैक्सिमम 10 व्हीकल है, उससे ज्यादा नहीं है, मींस 10 या 10 से कम आपके पास गुड्स ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है, तो आप ये सेक्शन को ले सकते हैं और आप अपना पीजीबीपी का इनकम है वो प्रिजम्पटिव बेसिस पे बता सकते हैं। अब आप बोलेंगे इसमें इनकम कितना होगा? दो तरह के व्हीकल होते हैं, एक हैवी व्हीकल और एक तुम्हारा अदर व्हीकल। देखो, हैवी व्हीकल के केस में, हैवी व्हीकल अब आप बोलोगे किसको बोलते हैं? हैवी व्हीकल मींस ग्रॉस व्हीकल वेट है अगर वो 12 टन से ज्यादा है, मींस किसी भी व्हीकल का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है, वो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 12 टन से ज्यादा है, मींस 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है, 12 टन से ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड योर हैवी व्हीकल। तो हैवी व्हीकल के केस में आपको क्या करना है, आपकी पर मंथ की इनकम कितनी बनेगी पता है? 1,000 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फॉर पर टन, मींस 1,000 रुपीज पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपकी इनकम बन जाएगी। जैसे मान लो एक ट्रक है जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 31,000 केजीज या 31 टन है, तो 31 टन है तो 1 टन का 1,000 तो 31,000 हो गया। सो 31,000 विल बी द इनकम फॉर पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब क्या होता है? जैसे व्हीकल आपने मान लो 26 जुलाई को खरीदा, तो जुलाई का इनकम भी आएगा। आंसर इज यस, आपको जुलाई का भी इनकम लेना पड़ेगा। इवन आपने 5 डेज 1 डेज 2 डेज लाइक खरीदा, उतने दिन पहले ही खरीदा, तो भी आपको पूरे महीने का इनकम लेना पड़ेगा। दैट इज फॉर हैवी व्हीकल। तो हैवी व्हीकल किसको बोलेंगे? जो 12 टन से ज्यादा की कैपेसिटी का व्हीकल है, मींस ग्रॉस व्हीकल वेट है वो आपका 12 टन से ज्यादा है, दैट इज हैवी व्हीकल। तो हैवी व्हीकल के केस में क्या करना है? 1,000 रुपीज पर टन लेना है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। लेकिन जो अदर व्हीकल होते हैं, अदर व्हीकल के केस में आपका सीधा है पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ 7,500 लेना है। कितने भी टन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 12 टन या उससे कम का है तो उसमें आप 7,500 है वो पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है, वो आप इनकम बना देंगे। अब एक और चीज समझना, मैं बोल रहा हूं यहां 1,000 हैवी व्हीकल में 1,000 रुपीज पर टन और पार्ट ऑफ द पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ लेना है ग्रॉस व्हीकल वेट का। लेकिन एक चीज समझना, अगर ग्रॉस व्हीकल वेट अवेलेबल नहीं है तो आप अनलेडन वेट लेंगे। अनलेडन वेट का मतलब क्या होता है कि अगर जो खाली ट्रक का वेट होता है दैट इज कॉल्ड अनलेडन वेट, और जो ग्रॉस व्हीकल वेट का मतलब होता है जिसमें सामान और ट्रक दोनों को मिला के आपको हमेशा ग्रॉस व्हीकल वेट ही दे रखा होगा, बट ग्रॉस व्हीकल वेट नहीं दे रखा है तो आप वहां पे अनलेडन वेट ले सकते हैं। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आपने कोई ट्रक खरीदा और वो ट्रक पुट टू यूज किया ही नहीं इस साल में, हो सकता है अगले महीने अच्छा दिन आएगा, उस दिन नवरात्रि के दिन हम यूज करेंगे, तो इस महीने आपने 4 दिन हुए थे, इस महीने खरीदा, अगले महीने पुट टू यूज किया, तो क्वेश्चन ये आता है इस महीने का भी इनकम लेंगे या नहीं? आंसर इज यस, लेंगे। यहाँ पे पुट टू यूज से कोई मतलब नहीं, आपने अगर खरीदा तो आपको यहाँ इनकम लेनी पड़ेगी। अब एक और चीज समझना, अगर आप ये प्रिजम्पटिव बेसिस पे इनकम बता देते हैं तो आपको ना तो ऑडिट करानी, ना आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बनानी पड़ेगी करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, अगर मान लो आप इससे कम बताना चाहते हैं, अगर आप इससे इनकम कम बताना चाहते हैं तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी और उसकी ऑडिट भी करानी पड़ेगी। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ेगी, ऑडिट भी करानी पड़ेगी। एक और चीज समझना, अगर मान लो आप ये सेक्शन ले लेते हैं, आप ये सेक्शन जो है वो ले लेते हैं और इसके हिसाब से इनकम बताते हैं, तो उसमें से कोई खर्चे अलाउ होंगे कि? मैं बताऊं, सेक्शन 30 से लेकर 38 के कोई खर्चे नहीं अलाउ होंगे, लेकिन एक खर्चा अलाउ होगा, दैट इज द पार्टनर रेम्यूनरेशन एंड पार्टनर का इंटरेस्ट। अगर आप अपने पार्टनर को, जो पार्टनरशिप फर्म है, और पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देते हैं, जितना 40B में अलाउ होता है, अभी अपन सीखेंगे 40B में जितना अलाउ होता है उतना आप लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है करके, ठीक है। अब एक बात समझना, 40B क्या बोलती है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म है और वो पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट देती है तो क्या अलाउ होता है? आंसर इज यस, अलाउ होता है। लेकिन 5 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि रेम्यूनरेशन तभी अलाउ होता है जब वर्किंग पार्टनर को दिया जाता है। अगर स्लीपिंग पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन दिया तो अलाउ नहीं होगा। वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया तो अलाउ है, स्लीपिंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया तो अलाउ नहीं है। इंटरेस्ट किसी को भी देंगे तो चलेगा। अब एक और चीज समझना, रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट है वो अलाउ तभी होगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, इट शुड बी ऑथोराइज्ड बाय द पार्टनरशिप डीड। तीसरी कंडीशन है, रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट अलाउ तो होता है लेकिन वो प्रोस्पेक्टिवली होगा, कभी भी रेट्रोस्पेक्टिवली अलाउ नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है जैसे मान लो आज आप पार्टनरशिप डीड को अमेंड करते हो और बोलते हैं कि 1 अप्रैल से रेम्यूनरेशन अलाउ कर दो, क्या अलाउ होगा? आंसर इज नो। आज अगर आप डीड को अमेंड कर रहे हैं तो आज से आगे जो रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट है वो अलाउ होगा, पहले वाला अलाउ नहीं होगा। अब यहाँ पे एक और चीज समझना, इंटरेस्ट कितना अलाउ होता है? मैक्सिमम 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से।
जो भी पार्टनर का कैपिटल है एंड पार्टनर का लोन है, तो पार्टनर का कैपिटल एंड पार्टनर के लोन पे 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से इंटरेस्ट अलाउ होता है, और रेम्यूनरेशन अलाउ होता है बुक प्रॉफिट बेसिस पे, कि जितना भी पार्टनरशिप फर्म का बुक प्रॉफिट आएगा, उस बुक प्रॉफिट का जो भी 3 लाख तक का बुक प्रॉफिट रहेगा, उस पे आप 90% करिए और 1,50,000 विच एवर इज हायर। तो बुक प्रॉफिट का 90% और बुक प्रॉफिट का 90% और 1,50,000 विच एवर इज हायर, और जो बैलेंस बुक प्रॉफिट रहेगा उस पे 60% की रेट से जितना भी ये टोटल आएगा, दैट इज कॉल्ड योर अलाउएबल रेम्यूनरेशन। ये आपका अलाउएबल रेम्यूनरेशन होगा। जो एक्चुअल रेम्यूनरेशन है और अलाउएबल रेम्यूनरेशन है, विच एवर इज लोअर वाला जो रहेगा वो अलाउ हो जाएगा, क्योंकि जो अलाउएबल रेम्यूनरेशन और आपने एक्चुअल कितना दिया, विच एवर इज लोअर है, उतना आपको रेम्यूनरेशन अलाउ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज समझना, बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। तो बुक प्रॉफिट के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आप पीजीबीपी का इनकम निकाल दीजिए पार्टनरशिप फर्म का जस्ट बिफोर रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन लेस किए बिना, रेम्यूनरेशन लेस मत करो, उसके पहले आप देखिए आपका पीजीबीपी का इनकम कितना है, दैट इज कॉल्ड योर बुक प्रॉफिट, और उस बुक प्रॉफिट पे 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट पे 90% और 150 विच एवर इज हायर, और बैलेंस बुक प्रॉफिट आप पे आप 60% लीजिए, इतना रेम्यूनरेशन आपको अलाउ हो जाएगा। अब एक और चीज समझना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि अगर कोई पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में, अगर कोई पार्टनर में, वर्ड्स पे ध्यान देना, अगर कोई पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में, वो पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे है और उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिलता है, तो उस पे 40B का लिमिट लगेगा कि 12% इंटरेस्ट अलाउ होगा। लेकिन अगर मान लो पार्टनर में इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, बट उसको जो इंटरेस्ट मिलता है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिलता है, मतलब किसी और के लिए इंटरेस्ट उसको दे रहे हैं, किसी और को दे देना वैसे। तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे अगर उसको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस पे 40B का लिमिट नहीं लगेगा, मींस 12% से ज्यादा इंटरेस्ट है तो भी अलाउ हो जाएगा। दूसरा, कि अगर कोई पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म में, वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे पार्टनर है और उसको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 40B का लिमिट लगेगा 12% का। लेकिन अगर मान लो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे पार्टनर और इंटरेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मिल रहा है, तो उस पर 40B का लिमिट नहीं लगेगा, 12% से ज्यादा इंटरेस्ट है तो भी अलाउ हो जाएगा। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए, ये 12% का इंटरेस्ट अलाउ होता है पार्टनर को, जो इंटरेस्ट देते हैं पार्टनर के कैपिटल या पार्टनर के लोन पे, मैक्सिमम 12% का इंटरेस्ट अलाउ होता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे और इंटरेस्ट भी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे मिलता है, तो ही ये लिमिट लगेगा। या पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे और इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे आ रहा है, तो ये लिमिट लगेगा। अगर पार्टनर इंडिविजुअल कैपेसिटी पे और इंटरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे आ रहा है, या पार्टनर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी पे और इंटरेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटी पे आता है, तो उस पे 40B का लिमिट नहीं लगेगा, कितना भी इंटरेस्ट है वो अलाउ हो जाएगा। बस ध्यान रखना वो रीजनेबल होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू द एओपी बीवाई। अब एक बात समझना, ये एओपी बीवाई से रिलेटेड